का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जताना चाहूंगा, जो हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए और हमें जेल में डाला गया, उस समय मीडिया ने मजबूती से आवाज उठाई, आवाज बुलंद की, आम जनता और युवाओं का साथ रहा, जिसकी वजह से आखिरकार हमें न्याय मिला और जेल से हमें आजादी मिली। लेकिन षड्यंत्र बड़ा था, ये कई महीनों तक हम जेल के अंदर रखना चाहते थे और हमका जो हमें यातनाएं और प्रताड़ित कर रहे थे, किस प्रकार मुकदमे दर्ज किए गए और ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है, आंदोलन के पीछे कारण क्या है, सरकार की कथनी और करनी में अंतर क्या है, हम बार बार सड़कों पे क्यों आ रहे हैं, क्यों लाठीचार्ज किया गया 2 बार, क्यों मुकदमे दर्ज किए गए और कौन कौन सी मांगे और सरकार ने क्या क्या वादे किए। आज वो तथ्यात्मक मीडिया के सामने वो मुद्दे और चीजें रखने आया और मैं खुला चैलेंज और चुनौती दे रहा हूं कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी को, किसी भी नेता को, यदि हमारी बात तथ्यात्मक गलत हो तो साबित करिए, आप आइए, साथ बैठिए, डिबेट करिए, हर चीज का जवाब हम तथ्यात्मक देंगे। आपने वादे किए, वो वादे याद दिला रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर क्यों है। एक ही दिन में 3 मुकदमे दर्ज किए गए, एक ही दिन में 3 मुकदमे दर्ज किए गए और मुकदमों की कॉपी देख लीजिए और मुकदमों की धाराएं देख लीजिए। एक दिन में 3 मुकदमे दर्ज किए गए, 135, 133 और 130। इसमें धारा 143, 188, 283, 353, यानी कि राजकार्य बाधा का मुकदमा। और दूसरी तरफ आप सारी चीजों का हम देखेंगे, मैं बताना चाहूंगा ये देखोगे आप, गोविंद सिंह डोटासरा जी की तस्वीर देखिए, बैरिकेड्स पे चढ़ रहे हैं और उनके कार्यकर्ता धक्का मुक्की कर रहे हैं और भीड़ भी देखो, और दूसरी तरफ बेरोजगारों की भीड़ देखिए। दूसरी तस्वीर भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा, दूसरी तस्वीर, एक तस्वीर कांग्रेस कार्यालय के बाहर की है, कोई रोड जाम नहीं है, और एक तस्वीर राजभवन के घेराव के लिए पीसीसी चीफ जाते हैं, बैरिकेड पे चढ़ते हैं, उनके कार्यकर्ता धक्का मुक्की करते हैं, इन पे कुछ नहीं, इनका प्रोटेक्शन पुलिस के द्वारा किया जाता है और इन पे 3 मुकदमे और 151 में मुकदमे, यानी 151 में गिरफ्तार किया जाता है। वही संजय सर्किल में राजकार्य का मुकदमा दर्ज किया जाता है, तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज किया जाता है। वही विधायकपुरी थाने में 1 नहीं 2 मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और हमारे 83 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, कुछ लोगों को 151 में छोड़ दिया जाता है और हमारे 9 लोगों को सेंट्रल जेल तक भेज दिया जाता है। बड़ी बात है कि इनका षड्यंत्र देखिए। यही नहीं, मैं आपको वो एफआईआर की कॉपी दिखाना चाह रहा हूं, 3 एफआईआर कॉपी तो है ही। इससे पहले दौलतपुरा में केवल 30 लोग इकट्ठे हुए, मुकदमा दर्ज कर दिया, कोरोना का गाइडलाइन का मुकदमा दर्ज कर दिया। वही अशोक चांद्रा चोमू में सभा कर रहा था, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। जुलाई की बात है, 435/2021 राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में बैठे मात्र 3 लोग, पुलिस आई और मुकदमा दर्ज कर गई कोरोना गाइडलाइन का। यानी कि बार बार झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे, यानी कि क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाकर ये हमेशा के लिए हमें खत्म करना चाहते हैं। आज ये वादे करके मुकर रहे हैं। ये तस्वीरें मैंने आप लोगों को इसलिए बताना चाहा कि अब देखिए, क्या इनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? कानून सबके लिए समान है। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पुलिस को परेशान कर रहे हैं, बैरिकेड पे चढ़ रहे हैं, और जो बेरोजगार अपनी मांगों के लिए आया, पीसीसी क्यों गया? पीसीसी बेरोजगार व पीसीसी इसलिए पहुंचा क्योंकि 2018 में ये तस्वीर आप देख सकते हो, यह है राज्यसभा सांसद वर्तमान प्रमोद तिवारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी, ये मैं खुद बैठा हूं। कांग्रेस को हमने समर्थन दिया था, हजारों की संख्या में कांग्रेस को समर्थन दिया था, इसलिए हम कांग्रेस कार्यालय गए और हमने हमारी वो मांगे कौन कौन सी थी आप देखिए। हमारे आंदोलन के बाद आप पार्टी का प्रदर्शन हुआ, हिरासत में लिया, छोड़ दिया। बीजेपी ने प्रदर्शन किया, हिरासत में लिया, छोड़ दिया। हालांकि कोई भी पार्टी है अपना प्रदर्शन कर रही है, जनता के लिए प्रदर्शन कर रही है, लेकिन राजनेताओं को कैसे छोड़ दिया जाता है? जो बेरोजगार अपनी मांगों के लिए आते हैं उनको जेल में डालकर उनके मुकदमे क्यों दर्ज किए जाते हैं? क्या कोई सरकार का कोई प्रतिनिधि इस बात का जवाब देगा? आंदोलन से पहले आंदोलन हुआ बीजेपी और कांग्रेस का, और हमारे आंदोलन के बाद आप पार्टी का हुआ, हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया। आखिरकार बेरोजगारों से सरकार क्या चाहती है? दिल्ली में यह प्रदर्शन कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या है, राजस्थान में इनको पकड़ ठूसा जाता है, घसीटा जाता है, थप्पड़ मारा जाता है। सबसे बड़ी दयनीय स्थिति विधायकपुरी थाने में हमारे अभ्यर्थियों से कहा गया कि उपेंद्र यादव के खिलाफ बयान दे दीजिए, कह दीजिए पैसे लिए हैं, इन्होंने हमें बुलाया,
तो मेरे खिलाफ साजिश रची गई, मुझसे जबरदस्ती साइन करवाए गए, हमारे साथियों के थप्पड़ मारी गई, उठक बैठक लगाई गई और बदतमीजी से बात की गई। ये तो ब्लैकमेलर है, चोर है, पता नहीं क्या क्या शब्दों को उन लोगों ने प्रयोग किया, किस प्रकार हमें यातनाएं दी। संजय सर्किल थाना हो, शास्त्री नगर थाना हो, वहां पुलिस प्रशासन ने हमें कोऑपरेट किया, विधायकपुरी में भी हमें कोऑपरेट किया। लेकिन कुछ लोग, उनका कहना यह था ऊपर से प्रेशर है, हमें राजनीति प्रेशर से हमें सब कुछ करना पड़ रहा है, हमारी आत्मा नहीं चाहती हम करें, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर हमें प्रताड़ित कर रहे थे। ये मुकदमों की कहानी मैंने आप लोगों को इसलिए बताई कि जहां राजनेता प्रदर्शन करें उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, और जो शांतिपूर्वक बैठे, मैं कह रहा हूं जो 14 तारीख को जो मुकदमा दर्ज किया गया, बता दीजिए एक भी तस्वीर विधायकपुरी थाने के पास हो तो बता दीजिए, सड़क जाम किया हो, अधिकतर मीडिया वाले वहीं मौजूद थे, हम लोग बाउंड्री से बाहर सड़क पे भी नहीं जा पाए, लेकिन राजकार्य का मुकदमा और सड़क जाम करने का मुकदमा हमारे पर दर्ज किया गया, जबकि वो बिल्कुल झूठा मुकदमा है। वहीं पीसीसी के सामने चुपचाप बैठा, वो मुकदमा झूठा है। 2 बार लाठीचार्ज किया गया, बेरोजगार को बुरी तरह पीटा गया, कई जेलों थानों में तो बिना कपड़ों के अंडरवेयर और बनियान में बेरोजगारों को रखा गया और उनके थप्पड़ मारे गए, बहुत दयनीय स्थिति गई। लेकिन ये चीजों कोई दिक्कत नहीं है, जेल में डाल लीजिए, मुकदमा दर्ज कर दिए, लेकिन कथनी और करनी में अंतर क्यों है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुद्दे थे महत्वपूर्ण, आज हम सड़कों पे क्यों आए। ये तस्वीर तो मैंने तथ्यात्मक ये बताया, जो समर्थन दिया आप देख सकते हैं, ये तस्वीर हमारे पास मौजूद है, और जो धरना प्रदर्शन की सारी तस्वीरें मौजूद है, जो न्यायालय में हमने मामला रखा। यह कांग्रेस का घोषणा पत्र है, कांग्रेस का घोषणा पत्र है, और कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कई वादे किए थे। शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग को 35 रुपए प्रति माह तक का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कोई इंटर्नशिप की कोई नहीं था, अब 4 घंटे की इंटर्नशिप करवा रहे हैं, थूक कर चाट रहे हैं, कथनी और करनी में अंतर है, बदल रहे हैं, ये इनकी मांग है जो इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था, ये वादा अधूरा है। इन्होंने कहा कि प्रति वर्ष रिक्त पदों पर समयबद्ध भर्ती आएंगी, घोषणा पत्र की मांग है, इन्होंने डाला था, वो भी नहीं हो पा रहा। इन्होंने जो अलग अलग कहा, अलग अलग जो युवा बोर्ड के लिए कहा कि युवा बोर्ड बेरोजगारी की समस्याओं का निस्तारण करेगा। सीताराम लामा जी को बना दिया, जो प्रदेश का एक युवा जानता नहीं है, वो बेरोजगारी की समस्या का खुद की समस्या हल नहीं कर पा रहे, तो युवाओं की समस्या का हल कौन करेगा? ये इनका घोषणा का पत्र बता रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये आप मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको, पंचायती राज जेईन भर्ती 2008 के बाद अभी तक भर्ती नहीं आई है, और सबसे कांग्रेस सरकार थी, 2,19,00,000 रुपए बेरोजगारों से आवेदन शुल्क लिया, जिसकी आरटीआई की सूचना है, और उन्हें आरटीआई की सूचना में यह भी कहा है कि हम शुल्क वापस देने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि 2013 में 2,19,00,000 उनका ब्याज कितना, वो आवेदन शुल्क है, और 2017 में उस भर्ती को रद्द कर दिया गया, 2013 में निकाली गई थी, और अभी तक 2008 के बाद 13 में निकाली गई, 17 में रद्द कर दी, और उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई। और सरकार ने बजट घोषणा में 2100 पदों पर घोषणा की थी। अब वार्ता में समझौता हुआ, लखनऊ समझौता हुआ कि हम भर्ती निकालेंगे जनवरी में, और जनवरी से आप महीना देख लीजिए कौन सा महीना हो चुका है, और अब कह रहे हैं कि हम 539 पदों पर निकालेंगे, हमने 2100 पदों की घोषणा नहीं की। बड़े श्रम की बात है, 15 मार्च को खुद मंत्री ने विधानसभा में बोला है कि 2100 पदों पर निकालेंगे, इसकी कॉपी भी हमारे पास है, मंत्री जी ने विधानसभा में खुद ने बोला है, रमेश चंद्र मीणा जी ने। तो ये कथनी और करनी में अंतर की, ये कागज बोल रहे हैं, 2100 पदों की घोषणा की, और जो आरटीआई की कॉपी बोलनी है कि 2,19,00,000 रुपए उन्होंने बेरोजगारों से लिए हैं पूर्ववर्ती, यानी कि यही सरकार थी। 5 साल निकल गए, 3 साल ये निकल गए, यानी कि 8 साल निकल गए। अब ब्याज जोड़ लीजिए कितने पैसे हो गए, बेरोजगारों के पैसों पे मौज मस्ती की जा रही है। 2,19,00,000, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये आरटीआई की कॉपी है, ये विभागीय कॉपी है, जो हमारे बेरोजगारों को पैसे खा गए और डकार गए, और अब भर्ती निकालने के नाम पर ये केवल फाइल घुमा रहे, आश्वासन के ऊपर आश्वासन दे रहे, इसलिए हमें सड़कों पे आना पड़ता है। इसका समझौता 23 फरवरी 2021 को 2 मंत्रियों ने किया, लखनऊ समझौता हुआ, और ये आरटीआई की सूचना और ये मंत्री के बयानों की ये तथ्यात्मक पूरी रिपोर्ट है। आप जवाब दे, सरकार का कोई प्रतिनिधि जवाब दे, ये सारे डॉक्यूमेंट गलत हैं और हमारी सूचनाएं गलत है, आप कहोगे वो करने के लिए तैयार है, हम झूठे नहीं है, हम सही है और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो 2,19,00,000 उनका ब्याज सहित पैसे कौन देगा? ये भर्ती की विज्ञप्ति कब जारी होगी? ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है, ये जीता जागता उदाहरण है। मुख्यमंत्री जी ने 2 बार, बड़े श्रम की बात है, बड़े श्रम की बात है, मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद भी आज भी पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के बेरोजगार 9 साल से इंतजार कर रहे हैं, उनको न्याय कब मिलेगा? अब देख लीजिए,
मुख्यमंत्री जी का प्रेस नोट, कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के 10,029 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, मुख्यमंत्री जी का बयान आया और लोगों ने क्या किया, ये उनका आदेश भी जारी हो गया। ये आदेश की कॉपी है, यानी कि 5/3/2019 को नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर भी जारी हो गया, कैलेंडर भी जारी हो गया। और फिर बाद में कहा कि वहां लोकसभा चुनाव आ गया, उस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया। यह तस्वीर है, मुख्यमंत्री जी को लोगों ने माला पहनाई, मिठाई खिलाई, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10,029 परिवारों को न्याय मिलेगा। यह मुख्यमंत्री जी की फेसबुक और ट्विटर पर यह आप देख लीजिए। यह है 1 मार्च 2019 का है, 2019, अब 22 चल रही है। फिर हमने आंदोलन किया, भर्ती को रोक दिया तो, और फिर वापस यह कहा कि हम एक साथ तो नहीं कर पाएंगे, हम चरणों में इस भर्ती को पूरा करेंगे। और दोबारा मीटिंग हुई और ये मुख्यमंत्री जी का फिर ट्वीट आया जून 2021 में दोबारा ट्वीट आया। 2 बार मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद भी यह भर्ती अधूरी है। जवाब देगा कोई मंत्री या विधायक या कोई नेता? इसलिए बेरोजगार सड़कों पे है। ये कागज बोल रहे हैं, ये घोषणाएं बोल रहे हैं, ये आपके ट्वीट बोल रहे हैं, ये आदेश बोल रहे हैं, जो उनका मुख्यमंत्री कार्यालय का आदेश है, ये दूसरी ये बोल, ये कागज बोल रहे हैं। हम नहीं बोल रहे, आपके वादे बोल रहे हैं, जो आपने वादा खिलाफी की, इसलिए सड़क पे उतर रहे, ये चीजें बोल रहे हैं। अभी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए ये अधीनस्थ बोर्ड का कैलेंडर है, कहा कि सितंबर में जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की परीक्षा हो जाएगी। यह कैलेंडर जारी कर दिया। युवाओं ने कोचिंग शुरू कर दी, तैयारी में लग गए, कोचिंगों में पैसे जमा करवा दिए। अब कह रहे सीईटी करवाएंगे दिसंबर में और अगले साल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती करवाएंगे। वाह, बड़े श्रम की बात है। कोई एमएलए चुनाव जीत कर आ जाए, नहीं भैया कैंसिल है, दोबारा करवाएंगे। फिर इनको समझ में आए क्या चीज है। सितंबर में एग्जाम होनी थी, अब अगले साल तक एग्जाम गई। और जब हमने मांग की कि गलत मांग है, अब सीईटी को हटाइए, भर्ती परीक्षा करवाइए, तो लाठी और मुकदमे मिले बदले में। क्या यह वाजिब मांग नहीं थी? यह अधीनस्थ बोर्ड का कैलेंडर है, ये सारे तथ्यात्मक आंकड़े पेश कर रहा हूं। कहां बेरोजगार गलत है, कहां बेरोजगार गलत है, जिनको लाठियां मुकदमे दे रहे, ये अधीनस्थ बोर्ड का कैलेंडर है। दोबारा कैलेंडर जारी किया गया, वापस ये कैलेंडर जारी हुआ था 24 जनवरी 2022 को, और अब 7/6/2000 यानी कि 7/6 जून को 2022 को कैलेंडर जारी हुआ, उसमें इस भर्ती को निकाल दिया। ये तथ्य बोल रहे हैं, ये उपेंद्र यादव बेरोजगार नहीं बोल रहे, ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है, ये कागज बोल रहे हैं। 3/12 यानी कि रात को 12:30 बजे 3 दिसंबर 2021 को लखनऊ में जो वर्तमान में जो आरटीडीसी के जो अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ जी राज्य मंत्री, उन्होंने बात की और कहा कि आपकी मांगे पूरी की जाएगी। और ये कार्य विभाग से राजस्थान सरकार की तरफ से लेटर जारी हुआ, वार्ता के लिए बुलाया गया। ये रात को बुलाया गया, ये वार्ता के लिए इनका लेटर है, इन्होंने बुलाया, आ जाइए आपकी मांगे पूरी करेंगे। और 4 दिसंबर को हमारी वार्ता हुई, जिसमें तमाम भर्तियां थी, वो मांगे भी आज अधूरी है, आज बेरोजगार रो रहे हैं। इसके अलावा बड़ा दुर्भाग्य है, आपको सारे तथ्यात्मक में चीजें रख रहा हूं, यानी कि 2 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग की एक समीक्षा मीटिंग बुलाई। यह मुख्यमंत्री कार्यालय का एक लेटर है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 की वेटिंग सूची जारी की जाएगी, और पिछले कई महीनों से आरपीएससी के बाहर धरना चल रहा है, लोग अनशन में बैठे हैं। उन्होंने कहा स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 पूरी की जाएगी और 600 निवासी पद जोड़े जाएंगे। यह है, डोटासरा जी को तो लोगों ने मिठाई खिलाई, मिठाई बहुत कुछ। उन्होंने कहा कि मैं जबान दे रहा हूं, बात और बाप एक होता है, बात और बाप एक होता है, हम नेता हैं और मर्दों वाली बात करते हैं। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि आपकी बात का और बाप का क्या हुआ। यह 2 नंबर का आदेश है, जिसमें बड़ा दुर्भाग्य है, मुख्यमंत्री जी कार्यालय से आदेश हुआ है। मैं 2 नवंबर 2021 का वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 की अभी तक सूची जारी नहीं हो, बेरोजगार रो रहे हैं। वही स्कूल व्याख्याता भर्ती में 600 निवासी पद नहीं जुड़े, यह आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय का है, इसलिए बेरोजगार सड़कों पे नहीं उतरे तो क्या करे। ये कागज बोल रहे हैं, ये इनके आदेश है, इनके आदेशों की तौहीन की जा रही है, ये इनके सामने है। और एक आपके सामने और है कि 23 फरवरी 2021 को रात 12:30 बजे मंत्री सुभाष गर्ग जी, राजेंद्र यादव जी दोनों आए, जहां बहनें बैठी थी, शपथ सिर पे हाथ रखा कि 2013 नर्सिंग भर्ती पूरी करेंगे, हम आपके वकील हैं। भूल गए, वो दर दर की ठोकरें खा रही है, रो रही है। वो लिखित समझौते में जो मांगे थी आज भी अधूरी है। ये मेरे पास लिखित समझौता जिसमें मंत्रियों के साइन है, ये भी कागज है, ये भी कागज बोल रहे हैं। अब किस किस का जवाब देंगे, कैसे कहेंगे। ये कह रहे थे ये तो चुनाव लड़ना चाहते हैं,
तो मैं कह रहा हूं मीडिया के सामने, मैं वादा कर रहा हूं, आप ये जो लिखित समझौता, लखनऊ समझौता, ये समझौते की मांगे पूरी कर दीजिए। उपेंद्र यादव वादा करता स्टाम्प पे लिख के जाएगा, ना चुनाव लड़ेगा, मैं मेरे गांव चला जाऊं, हमेशा जयपुर छोड़कर बेरोजगार महासंघ भी बंद कर दूंगा और ये भी बंद करके जो मैं यहां से छोड़कर गांव चला जाऊंगा। लेकिन मैं वादा कर रहा हूं, लिखित में स्टाम्प पे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप अपने वादे पे खरे उतरिए, जो आपने समझौता किया उन मांगों को पूरा करिए। मैं आपका जिंदगी भर ऋणी रहूंगा, पूजा करूंगा, तस्वीर लगाऊंगा, आरती करूंगा और दिन में हर बार जिंदाबाद बोलूंगा, लेकिन मांगे तो आपको पूरी करनी होगी। आप आरोप नहीं लगा सकते चुनाव के लिए राजनीति में आना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है। पिछली सरकार 5 साल हमने संघर्ष किया, इस सरकार में हम संघर्ष कर रहे। मेरी पार्टी मेरी युवा है, मैं युवाओं के लिए जान भी दे सकता हूं। उनको लगा कि षड्यंत्र रच के जेल में भेजेंगे, मैं पुलिस वालों से पूछा तो कई लोगों ने कहा कि हमारा नाम मत लेना, लेकिन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी का बड़ा षड्यंत्र है, वो आपको टॉर्चर करना चाहते हैं और हमेशा के लिए जेल में फिट करवाना चाहते हैं। वो मुकदमे पुलिस मेरे घर तक गई, जांच की, पड़ताल की, लेकिन उनको एक छोटा सा भी, उनको एक कोई भी उसको एविडेंस नहीं मिला, क्योंकि ईमानदारी से सीना ठोक के लड़ाई लड़ता हूं। और आज भी कह रहा हूं, आने वाले समय में वो कोई भी षड्यंत्र रच सकते हैं, लेकिन आज भी कोई चीज हो, आज भी मैंने पहले भी कहा था, सोशल मीडिया पे बोला, आज आप मीडिया के सामने बोल रहा हूं, यदि प्रदेश का एक बेरोजगार ये भी कह दे किसी भर्ती के बदले में भर्ती करवाने के लिए एक पैसा भी उपेंद्र यादव ने लिया और 10 साल के संघर्ष के दौरान, तो वो कहे वो करने के लिए तैयार हो, क्योंकि ईमानदारी से संगठन चला। यहां तक पूरी सरकार ने जांच करवा ली, लेटर भेज के जांच करवा लिया, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। यही मिला कि ये ईमानदारी से लड़ाई लड़ता है तो पीछे हटने वाला नहीं। उनको लगा कि हम बदनाम नहीं कर पाए तो लाठियों के और मुकदमों के दम पर उसको जेल में फिट कर दे, लेकिन वो षड्यंत्र भी विफल हो गया, क्योंकि मीडिया जागरूक थी और मीडिया और युवा और जनता ने मुझे बचाने का काम किया, हौसला दिया और जेल से बाहर निकलवाया। मैं कुछ और तथ्यात्मक चीज और बता दूं, फिर रणनीति भी बता रहा हूं आपको। सर, पंचायत राज एलडीसी भर्ती इसमें शामिल थी लिखित समझौते में। प्रयोगशाला सहायक भर्ती, ये 2018 का अभ्यर्थी बैठा है मेरे पास, लिस्ट जारी हो गई, 900 पदों पर ज्वाइनिंग देनी थी। विधानसभा में चिकित्सा मंत्री ने घोषणा कर दी कि सूची जारी हो रही है और ज्वाइनिंग दे देंगे, लेकिन यह कहते रोक दिया कि मामला न्यायालय में कोई स्टे नहीं है, और 900 पदों पर ज्वाइनिंग, यानी कि 1583 पदों पर उस भर्ती को रोक दिया। और लखनऊ आने के बाद धर्मेंद्र राठौड़ जी ने कुलदीप राठा जी जो प्रमुख सचिव साहब के सामने कहा था कि 7 दिन में सूची जारी करवा देंगे और महीने भर में ज्वाइनिंग दे देंगे, वादा किया था। और कई महीने बीत चुके, दिसंबर के बाद अब जून चल रहा है, अभी तक वो मांग पूरी नहीं है। ये बेरोजगार आज भी सड़कों पर बैठे हुए। ये प्रयोगशाला सहायक भर्ती के था। फार्मासिस्ट भर्ती की 5 बार परीक्षा इधर उधर होगी, आज तक वो परीक्षा भर्ती नहीं हो पाई। आज तक रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन ईसीजी की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। अधीनस्थ बोर्ड बैठता एमएनआईटी बैठता अधीनस्थ बोर्ड, और आपस में यानी कि वित्तीय स्वीकृति मिल गई, लेकिन फाइलों का चक्कर पड़ा, एक दूसरे पर वो टालम टोल करे, लेकिन यह भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। वहीं ऊर्जा विभाग में टेक्निकल हेल्पर भर्ती 6000 पदों की घोषणा की थी पहले बजट में, 3.5 साल पहले, और निकाली 1512 पदों पर। आज वो बेरोजगार भटक रहे हैं कि आपने कथनी और करनी में अंतर क्यों है। जूनियर अकाउंटेंट वाले रो रहे हैं, कॉलेज प्रयोगशाला सहायक अलग अलग, पंचायत सहायक अलग अलग। ये लिखित समझौते की मांगे हैं जो उनके सामने है। उनकी जो लिखित समझौतों में पेपर लीक को लेकर, फर्जी डिग्री डिप्लोमा को लेकर भी उन्होंने उनसे समझौता हो, वो भी नहीं हो पाया। तो ये तमाम मांगे आज भी अधूरी है। और सबसे बड़ी बात, एक चीज और मैं आप लोगों को बता रहा था, ये मैं नहीं, ये सारी चीजें मीडिया बोल रही है, आप सबके सामने मैं चीज रख रहा हूं। एक पुलिस का प्रेस नोट जारी हुआ है, सरकार की कथनी और करनी में अंतर क्यों है। सरकार ने बड़े संघर्ष के बाद कानून लेके आए कि गैर जमानती कानून होगा, 10 साल की सजा होगी, 10 लाख से 10 करोड़ तक जुर्माना होगा, संपत्ति जब्त होगी, मान्यता रद्द होगी। अब सरकार बताए, जो विप्र बोर्ड की उपाध्यक्ष मंजू शर्मा, जिसके पति हैं राजेंद्र शर्मा, और जिनका बेटा गिरफ्तार है जेल में, और जागृति स्कूल बताई जा रही है, और पुलिस का यह प्रेस नोट है, मैं नहीं बोल रहा, पुलिस का प्रेस नोट है। सीओचओ का, ये मीडिया में देख लीजिए, सीओचओ का पेपर ही लीक हुआ है और राजस्थान पुलिस का भी है। यानी कि रक्षक ही बक्सक बन चुके हैं। यानी कि कांग्रेस के पदाधिकारी जो 3 बार पार्षद रह चुकी है, एमएलए का टिकट मांग रही है, और अभी विप्र बोर्ड में उपाध्यक्ष है, उनका बेटा गिरफ्तार हुआ है। अब मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या कानून की तौहीन उठाओगे या कानून की पालना करोगे। अब पूछना चाहता हूं, दिवाकर पब्लिक स्कूल और जागृति पब्लिक स्कूल पर बुलडोजर कब चलेगा, कब जागृति स्कूल की मान्यता रद्द होगी, कब संपत्ति जब्त होगी, कब 10 साल की सजा होगी, कब 10 करोड़ का उनका आर्थिक दंड होगा। आप कानून की पालना कब करोगे। अभी तक ये अपने लोगों को, जिस प्रकार रीट में अपने लोगों को बचाने का काम किया, अब तो पुलिस भी मान चुकी है कि ये इनकी स्कूल है,
तो अब कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, इनको बचा क्यों रही है? रक्षक ही भक्षक बन चुके, इनके लोग ही आ रहे हैं, अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये पुलिस का प्रेस नोट बोल रहा और ये मीडिया की खबर बोल रही है। उसमें तस्वीर भी आई है उसके बेटे की, जिन्होंने बढ़िया काम किया है, बेरोजगारों को सपनों को लूटने का काम किया। तो इसका जवाब सरकार से पूछना चाहता हूं कि कब तक आप रक्षक ही भक्षक बनोगे, कब तक युवा बेरोजगारों के सपनों को लूटते रहोगे, कब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कब कानून के तहत उनकी कार्रवाई कर पाओगे? ये उनके द्वारा उनकी चीजें मैं उनके सामने रख रहा हूं। अब शिक्षक भर्ती 2012 आज अधूरी है, चिकित्सक भर्ती 2019 अधूरी है, अभी सिलेबस जारी नहीं हुआ। कल मीटिंग हुई है, बोले कि जुलाई फर्स्ट वीक में सिलेबस जारी कर देंगे शिक्षक भर्ती का। नई एलडीसी भर्ती आ पाई है, नई आरएस भर्ती आ पाई है, नई एसआई भर्ती की भी लोग मांग कर रहे हैं। पहले वाली तो बिक चुकी थी, पेपर लीक हो चुका, लेकिन नई भर्ती तो निकाली है। कनिष्ठ अनुदेशक अटकी पड़ी है, फार्मेसी, सीएचओ, ओटी टेक्नीशियन, नेत्र सहायक, सूचना सहायक, प्रोग्रामर, कृषि परीक्षक, स्टेनोग्राफर, कृषि अभियंता, पुस्तकालय अध्यक्ष तो आ चुके हैं, लेकिन जल्ददारी अभी तक नहीं आई। चतुर्थ श्रेणी के पद खाली है, तो ये भर्तियां जो है संस्कृत विभाग में पद बढ़ाने की मांग चल रही है रीट लेवल 1 में। और इसके अलावा परीक्षा केंद्र दे नहीं रहे, दूर दूर दे रहे हैं, गृह जिले में नहीं दे रहे। युवा बेरोजगार आयोग की हम मांग कर रहे हैं, आपने अलग अलग बोर्ड बना दिए, युवा बेरोजगार आयोग बना दीजिए जिस बेरोजगार अपनी बात रख सके। इंटर्नशिप रद्द करने की मांग करें, प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता मिले। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि पंजाबी विषय को अनिवार्य कर रहे हैं। 20 से 21 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को नहीं ले रहे, तो राजस्थान के अभ्यर्थियों को मौका मिले, प्राथमिकता मिले, तो इसलिए राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए हर भर्ती में। बाबा जी का भंडारा नहीं है, हर कोई आ जाएगा। वोट हम देते हैं, जिताते हमें, सत्ता में हम लेके आते हैं, बाहर वालों को रोकना होगा। ये लड़ाई लंबी चलेगी, हम रुकने वाले नहीं है। मुकदमों से, लाठियों से हम न झुकने वाले न रुकने वाले। हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक और ऐलान कर रहे हैं। मंत्री सुभाष गर्ग का इस्तीफा भी लिया जाए, झूठे वादे करने वालों का इस्तीफा लिया जाए, जिन पे आरोप पेपर लीक के लगे उसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई को जांच भी देनी चाहिए। रीट, जेएन, लाइब्रेरी, सब भर्तियों की जांच एसआई सीबीआई को देनी चाहिए। सरकार दूध की दुलिया, साफ को पता लग जाए, सीबीआई को जांच देने में कतराना नहीं चाहिए उन लोगों को। महात्मा गांधी स्कूलों में 10,000 पदों पर बोले भर्ती करेंगे, अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। वो तो संविदा पे लगाना शुरू कर दिया। कटनी और करनी में अंतर देंगे संविदा पर, घोषणा बजट में वाई के लिए घोषणा कर दी कि 10,000 पदों पर करेंगे, अब कर रहे हैं कि बोले कि संविदा पर लगाएंगे। ये अलग अलग मामले। मैं बस 2 मिनट में एक चीज खत्म कर रहा था। एक कमेटी बनाई गई थी 23/2/2021 को, अभी तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, जो हमारे आंदोलन को लेकर बनाई गई थी। एक कमेटी मुख्यमंत्री जी ने बनाई थी, पूर्व रिटायर्ड जज विजय व्यास जी की अध्यक्षता में, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी और कहा था कि मार्च में, सितंबर में कमेटी बनी थी और मार्च में रिपोर्ट आ जाएगी। जून चल रहा, वो रिपोर्ट नहीं आई। वो कमेटी इसलिए बनी थी, मैंने भी 25 सुझाव दिए थे कमेटी के सामने कि पेपर लीक को, फर्जीवाड़े को कैसे रोका जाए, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। कमेटी का खेल सरकार बंद करे, युवा बेरोजगारों को न्याय दे। वहीं सरकार जो ओबीसी के जो युवा है उनकी सीटें नहीं मिल रही, जो उनको 21% आरक्षण मिल रहा है। जहां चाहे एमबीसी का हो, चाहे एससी का हो, एसटी का हो, चाहे जनरल का, जिस भी कैटेगरी के साथ गलत हुआ है, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने उनकी मांग उठाई है और न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया है। अब ये ओबीसी का ये खुद अभ्यर्थी है, राजस्थान में 2nd रैंक है, जिले में 1st रैंक है, लेकिन इसको नौकरी इसलिए नहीं मिली, इनकी सीटें और कोई ले गए। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। ओबीसी के तमाम नेता चुप बैठे हुए हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी है सीटें दिखाई जाती हैं 600 और उनको मिलती मात्र 500 सीटें, 500 सीटें और कोई ले जाते हैं। तो धोखा नहीं होना चाहिए, कम से कम पहले बता दीजिए। वो कोचिंग नहीं करेगा, तैयारी नहीं करेगा, धोखा कर रहे हैं, तो ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप आरक्षण की विसंगतियों को सुधारना होगा, इसके लिए जल्दी योजना बना रहे, इसके लिए भी सड़कों पर उतरेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो अन्याय, अत्याचार सरकार कर रही है, इसके लिए हम सब लोग एकजुट है। पुराने मुकदमों में चालान पेश किया जा रहा है, यानी कि क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। महेश जोशी जी ने अनशन तोड़वाया था 18 अक्टूबर को, वो मांगे अधूरी। अब कितने तथ्य इन लोगों को दें, कितने तथ्य इन लोगों को दें जो ये लोग अपने वादों को पूरा करें। अब मैं आप लोगों के सामने जो हमारे आगे की जो योजना है वो यह है कि 5 जुलाई से 2 अक्टूबर तक युवा एवं जागृति अभियान पूरे प्रदेश में चलाएंगे।
सरकार ने जो लाठीचार्ज किया, सरकार के जो वादे अधूरे हैं, सरकार ने जो धोखा दिया, वो सबके लिए एक अभियान यानी कि 5 जुलाई से 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में चलाएंगे, पोल खोलेंगे और बताएंगे कितना अत्याचार किया, कितना धोखा किया। फिर भी सरकार नहीं जागती है तो 2 अक्टूबर से 2 जनवरी तक कांग्रेस के पुतले जलाए जाएंगे, कांग्रेस के नेताओं के पूरे प्रदेश में पुतले जलाकर विरोध किया जाएगा। और उसके बावजूद भी सरकार नहीं जागती है तो 2 जनवरी 2023 से प्रदेश की हर पंचायत, तहसील, जिले, गांव, ढाणी ढाणी जाकर कांग्रेस मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत करेंगे, यह हमने आज ऐलान कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज मैं चुनौती भी दे रहा हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो मैंने तथ्य रखे हैं, है दम किसी में जो अपने आप को युवाओं का नेता कहते हैं, कांग्रेस का कोई नेता है, आइए और जवाब दीजिए। कथनी और करनी में अंतर है, ना दबूंगा ना झुकूंगा। मुझे यह भी पता है मेरी जान को खतरा है, मेरे घर के बाहर रात को कई बार गाड़ियां गुजरती हैं, पेपर माफिया, अब सरकार के बड़े बड़े नेता पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं मेरे प्रदेश के बेरोजगारों के लिए जो आज खून के आंसू रो रहे हैं, उनके लिए मेरी जान भी चली जाएगी, मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि ये लड़ाई सत्य की है, सच्चाई के अंतिम शास्त्र की लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं मीडिया के बंधुओं को यह कहना चाहूंगा, तमाम तथ्य मैंने रखे हैं, क्योंकि बार बार ये कहते हैं कि ये बार बार राजनीति के लिए, बार बार बिना वाजिब मांगों के लिए सड़क पे उतरते हैं। तो मैंने आपके सामने सारे तथ्य रखे हैं, ये वाजिब मांग है, राजनीति की बात थी तो मैंने कह दिया मांगे पूरी कर दो, मैं स्टाम्प पे लिख के दे दूंगा, ना चुनाव लड़ूंगा, किसी भी पार्टी से नहीं लड़ूंगा, गांव चला जाऊंगा, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। लेकिन वाजिब मांगों के लिए आए, अब सरकार इसका जवाब दे। और जो हमने आगे की जो रूपरेखा हमने बता दी है, और मीडिया के बंधुओं को यह कहना चाहूंगा, आज मैं आप लोगों को निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जहां तक जो इनपुट मिल रहे हैं, जहां तक मुझे सूचनाएं मिल रही है, मुझे थाने में बताया गया कि अब आपको खतरा है, हर तरह से जांच की जा रही है, कोशिश की जा रही है। मैं कह रहा हूं आज तक कोई भी सबूत तो ला दीजिए। अब मैं यहां बैठा हूं, मेरी गाड़ी में चरस हथियार रख दे, कोई चीज में फंसा दे, तो कोई ना कोई रणनीति बनाई जा रही है मुझे रोकने के लिए, युवाओं की आवाज दबाने के लिए, मुझे खत्म करने के लिए। तो मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं, 10-11 साल से, अब फरवरी में 11 साल हो जाएंगे, 10 साल से आप देख रहे हो, एक भी छोटा सा दाग आज तक लगा नहीं, लेकिन दागिल करके या परेशान करके कई अलग अलग तरीके से दबाने की कोशिश की जाएगी। तो आज मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि आने वाले भविष्य में कोई घटना घटित हो सकती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने जिस प्रकार 10 साल तक साथ दिया है, जिंदा रखा, आज बेरोजगार, मैं खुद सब जिंदा हूं, आप मीडिया की वजह से, मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा, क्योंकि मीडिया ने बचाया। आज आप लोगों की वजह से जेल से बाहर आए हैं। मुझे वो पुलिस वाले वो कहते थे, यार आपकी अपडेट मीडिया बार बार क्यों चला रही है, तो वो मीडिया से उनको घबराहट हो रही थी कि हम उल्टा कर देंगे तो मीडिया वाट लगा देगी। तो यानी कि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ आज भी जिंदा है और वो रक्षक की भूमिका निभा रही है। तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही था कि लाठी और मुकदमे से हम दबने वाले नहीं है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी से ये कहना चाहूंगा कि ना, ऐसा ना करिए, ये आप पे भारी पड़ जाएगा। आपने 4 मुकदमे दर्ज किए, एक नहीं 4 मुकदमे दर्ज किए, क्या आप मुझे रोक पाए अंदर? जिसके साथ भगवान हो, जिसके साथ मीडिया हो, जिसके साथ आम जनता हो, युवा हो, उसको कोई नहीं हरा सकता। और जो ईमानदार हो, सत्य के साथ रहने वाला, उसको कोई नहीं हरा सकता। इसलिए जितनी ताकत आपको लगानी है लगा लीजिए। मेरी और मेरे बेरोजगारों की राजनीति व्यवस्था नहीं है। आप मांगे पूरी कर दीजिए, हम जिंदाबाद बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे और साथ आ जाएंगे। मांगे पूरी नहीं करोगे तो आर पार लड़ाई यूं ही चलती रहेगी। जी, आप किसी का कोई सवाल हो? यह घटना है कि आप स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के जो 600 निवासी पद कम कर दिए थे, जब 2 नवंबर को घोषणा हुई तो मिठाई खिला के आए थे। फिर बाद में मामला कार्य विभाग में उलझ गया। मैं खुद मिलकर आया, मेरे साथ प्रतिनिधिमंडल था। मैंने कहा साहब आपने वचन दिया था, आपने मिठाई खाई थी, आपने वादा किया था। तो पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा जी ने बोला कि बात और बाप एक होता है। बात और बाप यानी कि मैंने जो बात कही ना उसमें मैं कायम हूं, बात पूरी होगी और बाप भी एक होता है। अब वो बात पूरी नहीं हो पा रही, अब बात उन पे लागू हो रही है, अब वही जवाब देंगे इसका कि बात और बाप कि कितनी बात है, कितने बाप होते वही बता पाएंगे। या तो वो बात पूरी करे, उन पे लागू हो रहे, उनका ही वचन है, उनकी स्टेटमेंट है। मैं नहीं, मेरे युवा साथी साथ थे, वो खुद, उनको खुद को पता है, तो अब वही जवाब दे पाएंगे। आगामी रणनीति घोषणा कर दी है कि जो 5 जुलाई से 2 अक्टूबर तक युवा जागृति अभियान पूरे प्रदेश में बताया जाएगा, कैसे हमारे साथ मुकदमे दर्ज किए, कौन कौन से धोखे दिए, कौन कौन से वादे किए। युवाओं को एक युवा जागृति अभियान चलाया जाएगा। सरकार की पोल खोली जाएगी कि हमारे साथ कितनी मारपीट हुई, अंदर क्या यातनाएं झेली, सारी चीजें उनके सामने, जनता और युवाओं के सामने रखी जाएगी, जिससे वो चुनाव में जाएंगे तो वो जवाब दे पाएंगे। उनको बताया जाएगा कि क्या कथनी करनी में
इनका दोगला चरित्र क्या है, कहते क्या करते क्या, वो बताया जाएगा। और फिर भी नहीं मानते तो 2 अक्टूबर से 2 जनवरी तक हर जगह विरोध किया जाएगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे, पुतले जलाए जाएंगे। और फिर 2 जनवरी से पूरे राजस्थान में तहसील, जिले और गांव, ढाणी रानी तक कांग्रेस मुक्त राजस्थान एक अभियान की शुरुआत की जाएगी। इनसे है, आप बता दीजिए। कांग्रेस का प्रदर्शन होता है, पुलिस प्रोटेक्शन कर रही है, हमारा प्रदर्शन होता है, 4 मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। और मुझे खुद को वहां कहा कि जब किसी ने आईओ ने पूछा आप क्या करते हो, मैंने कहा कि मैं स्टूडेंटों के लिए लड़ता हूं, तो दूसरा बोलता ब्लैकमेलर है, चोर है, दलाल है, गाली, बदतमीजी, बैठ जाओ। मैंने कहा विरोध किया तो बोले कपड़े खोल दो। ये विधायकपुरी थाने का भाई हेड कांस्टेबल ऐसी बदतमीजी कर रहा था। तो ये चीजें, सारी चीजें आई है। मैं उस संबंध में न्यायालय में भी जा रहा हूं, मुकदमों के समझ में और बदतमीजी समझ में न्यायालय में जा रहा हूं। लड़ाई आर पार की होगी, सच्चाई की लड़ाई है। आपको किसी से धमकी मिली है? मेरे मकान मालिक ने मुझे बताया कि रात को कुछ लोग आए थे। आज आपकी नहीं, कुछ महीने पहले घटना, कई बार रात को गाड़ियां मेरे मकान के सामने से गुजरती है, मेरी रेकी की जा रही है। लेकिन मैं इसी से डरने वाला नहीं हूं, जब भगवान मारेगा मर जाऊंगा, लेकिन मैं मौत से डरने वाला नहीं हूं। सच के लिए लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा। अग्निपथ में मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए कि 4 साल बाद युवा कहां जाएगा। हालांकि जो लोग 10वीं पास करके, जो उसके साथ वो 12वीं कर सकता है, ग्रेजुएशन कर सकता है और 4 साल नौकरी कर सकता है, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो और लोग, अधिकतर लोग जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, मैं तो यही अपील करूंगा, जो भर्तियां हो चुकी है, जिनका ज्वाइनिंग का परिणाम बाकी है, उसको तो सरकार को पूरी करना चाहिए। वो गलत निर्णय है, उनको तो ज्वाइनिंग सरकार को, केंद्र सरकार को देना चाहिए। और बाद में जो ट्रेंडिंग लेके आ जाएगा और कई घटनाएं नहीं बढ़ जाए, जो एक गोपनीयता है वो भंग नहीं हो जाए, तो इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बार विचार करके एक बार निर्णय लेना चाहिए। छात्र हित में निर्णय लेना चाहिए, युवा हित में निर्णय लेना चाहिए।